इस वीडियो में हम प्रतिबल विकृति वक्र को समझेंगे। प्रतिबल विकृति वक्र कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम प्रतिबल विकृति वक्र को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर लटका हुआ कोई तार है, ऊर्ध्वाधर लटका हुआ कोई तार है, और इस तार के ऊपर अगर हम धीरे धीरे भार बढ़ाते जाएं, अगर हम धीरे धीरे क्या बढ़ाते जाएं, भार बढ़ाते जाएं। जैसे मान लो हमने पहले इससे 1 किलो का भार लटकाया, यानी 1 न्यूटन का भार लटकाया, फिर हमने 2 न्यूटन का भार लटकाया, फिर हमने 3 न्यूटन का भार लटकाया। तो ऐसे ऐसे हम भार जो है बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो है प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती आ रही है। यानी भार बढ़ाने का मतलब है कि प्रतिबल को बढ़ाना। जैसे जैसे हम प्रतिबल को बढ़ाते हैं, प्रतिबल मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे हम जो भार बढ़ा रहे हैं यानी बल बढ़ा रहे हैं इकाई अनुप्रस्थ काट पर, यानी प्रतिबल को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रतिबल को बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिबल के समान अनुपात में ही विकृति उत्पन्न होती है। विकृति मतलब है इसकी लंबाई में उसी हिसाब से परिवर्तन आता है, यानी प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती आता है। तो जहाँ तक हम प्रतिबल को बढ़ाते हैं और विकृति उसके समानुपाती आती है, उसके लिए जो ग्राफ आता है वो ओ से लेकर पी तक का ग्राफ आता है। ये ओ से लेकर पी तक का जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि प्रतिबल को बढ़ाने पर विकृति का मान उसके समान अनुपात में बढ़ता जाता है। जहाँ तक ये समान अनुपात की बात होती है, वहाँ तक का जो रीजन होता है, वहाँ तक का जो क्षेत्र होता है वो प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम ये जानते हैं कि जो लास्ट वाला बिंदु है, जहाँ तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, उस लास्ट वाले बिंदु को अपन बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा। यानी उस तार की एक सीमा है जहाँ तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा, तो वो जो लास्ट वाली सीमा है उसे अपन बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा। अब इस प्रत्यास्थ सीमा के बाद में जैसे ही हम प्रतिबल को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विकृति समान अनुपात में प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि आप ये P से लेकर E तक का जो ग्राफ देख रहे हो, तो प्रतिबल को बढ़ाने पर जो है विकृति समान अनुपात में प्राप्त नहीं हो रही है, यानी कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो इसके बाद में फिर हम और भार को बढ़ाते हैं E बिंदु के बाद में। तो E बिंदु जो है उसको हम बोल सकते हैं कि इस बिंदु के बाद में जो है प्रत्यास्थता का जो सीमा बिंदु हो गया, प्रत्यास्थता का सीमा बिंदु। यहाँ पे हम प्रत्यास्थता का सीमा बिंदु जो है हम ई को डिनोट करेंगे। पी तक तो जा ही रहा है, लेकिन ई के बाद में वो अपना प्रत्यास्थता का गुण खो देता है। तो हम यहाँ पे इस पी बिंदु को ना मानकर प्रत्यास्थता सीमा का जो बिंदु है वो ई बिंदु को मानेंगे, क्योंकि ई पर जाकर वो अपना प्रत्यास्थता का गुण खो देता है। और बिंदु पी तक जो है वो समान अनुपात में रहता है, समान अनुपात में रहता है क्षेत्र ओ से लेकर पी में। लेकिन पी के बाद में जब हमें जैसे ही प्रतिबल बढ़ाते जाते हैं तो बिंदु ई तक पहुंचते ही वो अपने प्रत्यास्थता का गुण खो देता है। तो बिंदु ई को हम प्रत्यास्थता की सीमा बोलेंगे। यहाँ पे बिंदु ई प्रत्यास्थता की सीमा है। अब प्रत्यास्थता की सीमा के बाद में क्या होता है, जैसे ये लाइन जो है, ये लाइन यहाँ से आएगी। प्रत्यास्थता की सीमा के बाद में अगर हम प्रतिबल को बढ़ाते हैं तो विकृति समान अनुपात में प्राप्त नहीं होती है, और जो है वो अधिक विकृत होने लग जाता है, यानी उसमें विकृति जो है अधिक उत्पन्न होने लग जाती है, विकृति तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। तो और विरूपक बल हम हटा भी लेंगे। अब मान लीजिए आपने उस तार पे से अगर विरूपक बल को हटा भी लिया तो भी क्या होगा, तो भी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो हम इस बिंदु ई से जो ये क्षेत्र स्टार्ट होता है उसको अपन प्लास्टिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये प्लास्टिक क्षेत्र है। बिंदु ई के बाद का जो क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र बोलते हैं। प्लास्टिक क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र होता है जिसमें जो है हुक का नियम का पालन नहीं होता है, वो प्लास्टिक क्षेत्र है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इसमें जो पदार्थ पे हम प्रतिबल लगाते हैं, विरूपक बल जो लगाते हैं, तो विरूपक बल हटाने पर वो अपनी अवस्था में वापस नहीं आता है। तो ये प्लास्टिक क्षेत्र हो जाता है। फिर बिंदु ई पर, यानी जैसे जैसे हमने प्रतिबल बढ़ा दिया, तो प्रतिबल बढ़ाने से क्या हुआ, जैसे बिंदु ई बी पर पहुंचते हैं
तो बिंदु बी ऐसा बिंदु मिलता है जहाँ से वो पदार्थ जो है टूट जाएगा, यानी तार जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तार टूट जाता है। और जो तार टूटता है उस प्रतिबल को हम त्रोटन प्रतिबल के नाम से जानते हैं, उसको अपन त्रोटन प्रतिबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं जो अधिकतम प्रतिबल होता है उसको अपन त्रोटन प्रतिबल या फिर भंजन प्रतिबल भी कह सकते हैं। तो ये त्रोटन प्रतिबल या भंजन प्रतिबल हो जाएगा। यानी इसके बाद में वो टूट गया, ये जो लाइन बता रहा है ये बता रहा है कि वह अब टूट गया है। तो यह है प्रतिबल विकृति वक्र। तो प्रतिबल विकृति वक्र जो है इतना आसान है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। तो एक बार अगर रफली अगर हम डायग्राम बनाएं तो हम बना सकते हैं कि एक्स अक्ष पर तो हम लेते हैं विकृति को और वाई अक्ष पर हम लेते हैं प्रतिबल को, वाई अक्ष पर हम लेते हैं प्रतिबल को। तो सबसे पहले प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है, तो ओ से लेकर पी तक तो समानुपाती होती है। फिर बिंदु पी के बाद में जैसे जैसे प्रतिबल को बढ़ाते हैं तो विकृति समान अनुपात में प्राप्त नहीं होती है, यानी बिंदु ई तक पहुंचती है। तो बिंदु ई तक पहुंचने पर ये अपने प्रत्यास्थता का गुण खो देती है, यानी ये वापस अपनी स्थिति में नहीं आती है। तो बिंदु ई को हम प्रत्यास्थता की सीमा बोलते हैं। बिंदु ई को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा। तो ये प्रत्यास्थता की सीमा होगी। इस बिंदु के बाद में जैसे जैसे प्रतिबल हम और बढ़ाते हैं, हम प्रतिबल और बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमें एक बिंदु प्राप्त होता है जिस बिंदु पर जो है वो पदार्थ टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और यानी वो तार टूट जाएगा, उसे अपन अधिकतम प्रतिबल कहेंगे। और अधिकतम प्रतिबल को अपन भंजन प्रतिबल या त्रोटन प्रतिबल भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में विकृति बिल्कुल हो जाती है। तो ये ग्राफ होता है इसका। तो ये प्रतिबल विकृति का ग्राफ हो गया। ठीक है, थैंक यू।